नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल है? कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बताइए भाई। सभी लोगों का हालचाल बढ़िया है, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं? कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। व्यक्ति की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके अंदर जीत के लिए तड़प होना जरूरी है। मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश आपको लगातार करना है, निरंतर करना है। तो बेटा, जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है आपको पता ही है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को 10-10 मिनट का डोज, यानी पंचायत का डोज 10 मिनट रोज के नाम पर चल रहा है। तो 10-10 मिनट में मैं एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ और उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग साथ भी दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं शानदार तरीके से। तो कल आपने पढ़ा था कि किस तरीके से गुप्त काल में स्थानीय स्वशासन चल रहा था, मौर्य काल में किस प्रकार से चल रहा था, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बौद्ध काल के अंतर्गत भी आपने देखा था पंचायती राज व्यवस्था। और आज बारी है पढ़ने का किसका? तो आज बारी है पढ़ने का गुप्त काल में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से संचालित था। यानी गुप्त काल के अंतर्गत अगर बात पर फोकस किया जाए तो पंचायतों का अत्यधिक महत्व हुआ करता था गुप्त काल के अंतर्गत। वो अलग बात है कि जो आपका चोल काल है, उस चोल काल के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन सबसे उत्तम तरीके से प्रबंधित किया गया था। तो सबसे उत्तम एविडेंस प्राप्त होता है चोल काल में, लेकिन यहां पर भी पंचायतों का कुछ विशेष रूप से महत्व था। स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण अगर देखा जाए कई स्तरों पर किया गया था, इस शासन में भी कई स्तर पर किया गया था। और जो ग्रामीण मामला हुआ करता था, उस ग्रामीण मामलों के प्रबंधन के लिए पदसोपानीय पद्धति व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई थी। पदसोपानी व्यवस्था का मतलब होता पेठ। क्या होता है? पेठ। पेठ मतलब गांव का समूह। तो 10 गांव का समूह बना था जिसको संग्रहण कहा जाता था। 100 गांव का समूह बना, 200 गांव का समूह बना हुआ था जिसको खरवाटी कहा जाता था। इसी प्रकार से 400 गांव का समूह हुआ करता था जिसको दृढ़मुख कहा जाता था। और एक आपका महाग्राम हुआ करता था जो 800 गांव का समूह हुआ करता था। अब महाग्रामों को मिलाकर के जनपद कहा जाता था, और उस जनपद का जो प्रमुख होता था, जो सर्वे सर्वा होता था, वो स्थानीय कहा जाता था। और वहीं अगर देखा जाए तो ग्रामीण प्रशासन के साथ साथ नगरों में भी स्थानीय सुशासन चल रहा था। तो नगरों का जो मुखिया होता था नागरिक होता था, और स्थानीय की सहायता से नगर प्रबंधन का व्यवस्था पूरा देखने का काम नागरिक का ही होता था। ठीक बेटा, बात समझ गए? अब देखिए, गुप्त काल के अंतर्गत गांव की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही हुआ करता था, और उस गांव को प्रशासित किया जाता था ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा में भी बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, है ना। बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, जैसे महत्तर हुआ करता था, है ना, कुटुंबिन हुआ करता था, कुटुंबिन हुआ करता था। तो ये सब अधिकारियों का नाम मैं बता रहा हूं, अधिकारी हुआ करता था। एक बात और विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि गुप्त काल के अंतर्गत जो निर्वाचन प्रणाली होता था उम्मीदवारों का, सदस्यों का, उसके लिए एक पद्धति अपनाई गई थी जिसका नाम था कुडबोलाई पद्धति। तो कुडबोलाई पद्धति कौन से काल में प्रचलित थी? गुप्त काल के अंतर्गत प्रचलित था। तो ये बात विशेष से याद रखिए। कुडबोलाई पद्धति का मतलब होता है कि ताम्र पत्रों पर उम्मीदवारों का नाम लिखा जाता था, और लिखने के बाद एक बड़े से पात्र में रख करके किसी बालक के द्वारा उम्मीदवारों के नाम बाहर निकाले जाते थे। यही पद्धति कुडबोलाई पद्धति के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। गुप्त काल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करना है। तो इस काल में पंचायत का अत्यधिक महत्व हुआ करता था, यानी इंपॉर्टेंस था यहां पर। गुप्त काल के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण अगर देखा जाए तो कई स्तरों पर हुआ था, एक स्तर नहीं कई स्तर पे था। जैसे 10 गांव के समूह में था, है ना, 200 गांव का समूह था, 400 गांव के समूह में था, 800 गांव के समूह में था, जनपद में था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शासन की सबसे छोटा इकाई गुप्त काल में गांव हुआ करता था। और एक गांव का जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से ग्राम सभा के हाथों में हुआ करता था। ग्राम सभा एक तरीके से कार्यकारी निकाय के रूप में काम करता था। तो ग्राम सभा प्रशासित होता था, है ना, ग्राम सभा द्वारा प्रशासित होता था गांव अर्थात ग्राम। और ग्राम सभा के बहुत सारे अधिकारी थे। उन अधिकारियों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों का नाम मैं आपके सामने लिख दिया हूं। जैसे एक कुटुंबिन है। कुटुंबिन का मतलब सबसे छोटा इकाई क्या है? परिवार ही है। तो उस परिवार का जो सदस्य है वो आपका क्या है? कुटुंब है, या उसी को कुटुंबिन कहा जाता है। तो कुटुंब या परिवार का सदस्य को कुटुंबिन कहा जाता था। लेकिन ग्रामिक की बात हो तो ग्रामिक जो होता था ग्राम का मुखिया कहा जाता था। वहीं पर जो अष्टकुलाधिकारी था, ये भूमि संबंधी
क्रय विक्रय का काम देखने का अधिकारी हुआ करता था। लेकिन साथ में याद रखिएगा एक महत्तर हुआ करता था, और महत्तर जो होता था पंचायत का सदस्य हुआ करता था। ये बात आप समझ गए, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रामीण मामलों के प्रबंधन के लिए मैं बताया था व्यवस्था कैसी थी, पद सोपानीय, पद सोपानीय व्यवस्था था। और ये पद सोपानी का मतलब हुआ 10 गांव, 200, 400, 800 गांवों का समूह। और यही जो गांवों का समूह होता है इसको पेठ कहते हैं। तो ये आपका पेठ है, पेठ है, यानी गांव के समूह को पेठ कहा जाता था गुप्त काल के अंतर्गत। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि पेठ का मतलब क्या समझते हैं। तो पेठ का मतलब होता है गांवों का समूह, है ना। अब वो चाहे 10 गांवों का समूह हो, चाहे 200 गांवों का समूह हो, चाहे 800 हो, चाहे 400 हो। तो 10 गांवों का समूह जो होता था उसको संग्रहण नाम दिया गया था गुप्त काल के अंतर्गत। वहीं पर 200 गांवों के समूह को खरवाटिक कहा जाता था, खरवातिक कहा जाता था। लेकिन 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख के नाम से इंडिकेट किया जाता था, जबकि 800 ग्रामों का समूह था महाग्राम था। और जो महाग्राम हुआ करता था, इस महाग्राम को जनपद कहा जाता था। यानी महाग्रामों को मिलाकर के जनपद का निर्माण होता था। तो जनपद का निर्माण यहां पर होता था। तो महाग्रामों को मिलाकर जनपद का निर्माण होता था। यानी जनपद के अंतर्गत बहुत सारे महाग्राम शामिल हुआ करते थे। जबकि इस महाग्राम के अंतर्गत 800 ग्राम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें 800 ग्राम हुआ करते थे। ठीक बेटा। अब देखिएगा जो महाग्राम है, महाग्राम के अंतर्गत क्या है, जनपद है। महाग्राम सब किस में मिला है, जनपद में मिला है। यानी जनपद के अंतर्गत बहुत सारे महाग्राम हैं। तो ये जनपद का जो मुखिया होता था स्थानिक कहा जाता था। तो ये स्थानिक आपका जनपद का मुखिया हुआ करता था। जिस प्रकार से गुप्त काल के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर था, उसी प्रकार से ये बात ध्यान देना है कि नगरों में भी प्रशासन व्यवस्था संचालित था। और नगरों का जो मुखिया होता था नागरिक होता था, नागरिक। नगरों का जो मुखिया होता था नागरिक कहा जाता था, जो स्थानिक की सहायता से नगर प्रबंधन का काम देखता था। तो याद रखिएगा स्थानिक की सहायता से क्या करता था, तो स्थानिक की सहायता से नगरों का प्रबंधन कार्य देखता था। नगरों का प्रबंधन कार्य देखने का काम किसका था, तो आपका इसी का था, नागरिक का हुआ करता था। ठीक है बाबू, कहेंगे जी। आगे देखा। अब सदस्यों का जो निर्वाचन होता था गुप्त काल के अंतर्गत, वो कैसे होता था, तो मैं बताया था एक कडबोलाई पद्धति है ना। क्या है, तो कुडबोलाई पद्धति। ये बात यहां पर ध्यान दिए, क्या बोला, कुडबोलाई पद्धति है। तो एक आपका कुडबोलाई है, ये कुडबोलाई पद्धति है। तो कुडबोलाई ये आपकी पद्धति है, पद्धति। इसी पद्धति से क्या होता था, इसी पद्धति से चुनाव होता था, इसी पद्धति से निर्वाचन काम किया जाता था। कुडबोलाई पद्धति। तो कुडबोलाई पद्धति, ये बात यहां ध्यान दीजिएगा, ये पद्धति कहां पर प्रचलित बहुत ज्यादा था, तो गुप्त काल के अंतर्गत था। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता था, यानी जो सदस्यों का निर्वाचन होता था गांव की जनता के द्वारा ही किया जाता था। गांव जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उन्हीं गांव के सदस्यों द्वारा होता था। अब गांव की जनता कैसे करती थी, तो इसके लिए करने के लिए क्या था, जो भी उम्मीदवार खड़े होते थे उन उम्मीदवारों का ताम्र पत्रों पर नाम लिखा जाता था और एक बड़े से पात्र में उसको रख दिया जाता था और एक बालक के द्वारा उम्मीदवारों का नाम वहां से निकाला जाता था। जिनका नाम निकलता था वही निर्वाचित हो जाते थे, उनका चुनाव हो जाता था। तो यही आपका कुडबोलाई पद्धति है, जो कि कहां पर प्रचलित था, तो आप कहेंगे पूरी तरीके से प्रचलन इसका कहां था, गुप्त काल के अंतर्गत। तो ये हो गया खेला समाप्त। आज का बात समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर के आपने आज गुप्त काल के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन का एविडेंस अब तक जो हमें मिला या हमने जो पाया, वो अपने स्तर से मैंने बताने का प्रयास किया। जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आगामी ऐसे ही आपका क्लासेज ये चलता रहेगा, 10-10 मिनट में आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक बेटा, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पहली बार आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला और खूब आपने सर्च किया कि कहाँ पर ये चीज़ें मिल पाएंगी, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, और फाइनली वो सर्च आपकी यूपी संगम में एमडी क्लासेस पर आकर खत्म हुई। बच्चों, जब से ग्राम पंचायत अधिकारी का नया सिलेबस आया, एक भी पल आपका साथ नहीं छोड़ा और शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वर्मा सर है, चाहे वो रिया मैम है, चाहे वो विशाल सर हो, सभी ने खूब मेहनत करी और नए सिलेबस पर खूब बढ़िया पकड़ आपको बना दिया।
लेकिन अब परीक्षाओं का अंतिम समय आ चुका और अंतिम समय में ज़रूरत होती है कि हर एक चीज़ का रिवीजन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाना और खुद को देखना कि कहाँ गलती रह गई और कितना और मेहनत करना होगा। इसी चीज़ को देखते हुए हमने 2 ऑप्शन बच्चों आपको दिया है अंतिम समय में। एक है सचिव बैच, जहां पर आपको 1+1 मिल रहा होगा, यानी कि रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज, और दूसरा आपको मिलेगा सचिव कॉम्बो बैच, जहां पर रिवीजन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और पूरा रिकॉर्डेड जो पंचायत बैच था जो आपने खूब पसंद किया था वो मिलेगा। ऑलरेडी सचिव बैच लॉन्च हो चुका और बच्चे आपने इसमें लगातार खूब प्यार दिखाया है और ये बैच में रिवीजन क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा बैच चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सचिव बैच दिखाया जो सिर्फ 349 रुपए का है और दूसरा है सचिव कॉम्बो बैच जो सिर्फ 499 रुपए का है। मैंने इसी बैच को जैसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो देखने को मिल जाएंगी और कंटेंट पे बच्चों आप फोकस करेंगे तो आपको आपका टाइम टेबल जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो भी मिल जाएंगे और हमने डेमो भी देख रखा जो आपके लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री भी होगा। प्लस क्योंकि ये कॉम्बो है तो आपको प्री रिकॉर्डेड भी सारा मिल जाएगा। जैसे आप सिर्फ पंचायत में ही देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने कितनी सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर शायद कुछ भी फंसने वाला है। और जैसे हम 2500 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अपनी कमियां देखिएगा और वीडियो सोल्यूशन से उसको मजबूत और करिएगा। और 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यानी पहला जो 1+1 का सचिव बैच है जो सिर्फ 349 में है, जिसमें आपको पहला रिवीजन मिलेगा 2500 प्रश्नों का, जिसमें यूपीजी के आपके पास कंप्यूटर और पंचायत सब कुछ होने वाला है, उसमें 25 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और दूसरा 499 में है, यानी सिर्फ 150 रुपए ज्यादा आपके लग रहे होंगे, वहां पर आपको पूरा पंचायत का प्री रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिलेगा। तो अब तैयारी में जुट जाइए। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे, जो इच्छा हो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की प्राइस अपने मिनिमम रेट पर होने वाली है, आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आप इसको कम से कम में डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आ गई बच्चों, तो ये नंबर आपको नीचे में दे रहा हूँ, इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 के बीच में आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन देर मत करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं का जब समय आ जाएगा तो आप इसी सारी चीज़ों को मिस करेंगे। काश कुछ ऐसा होता मैं रिवीजन कर पाता, काश कुछ ऐसी चीज़ें होती कि मैं टेस्ट सीरीज लगा पाता। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वर्मा सर हो, चाहे रिया मैम हो, चाहे विशाल सर हो, हम सभी ने एक बेहतर और शानदार रणनीति के साथ ही इस बैच में प्लान करा हुआ है और आपको इस बार सफलता जरूर दिला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।